गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और मेरे संग पढ़ रहे हैं आप अपनी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। मेरा चैनल जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। आप क्यों सब्सक्राइब करें? नंबर एक, आपके हर लेसन जो 11 लेसन आपके उनकी वीडियो बन चुकी है और हर बारीकियों को आप तक मैंने पहुंचाया है। नंबर दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स स्मॉल और बिग आंसर्ड क्वेश्चन सभी की वीडियो बन चुकी है और आप उनको देख सकते हैं। तीसरा, सॉल्व मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। चौथा, आपको मैप किसी चैनल में नहीं मिलेंगे, मैप बड़े इजी वे में आप यहाँ पर सीख सकते हैं। हर इंपॉर्टेंट मैप मैंने आपको डाल दिए हैं और आने वाले टाइम में और वीडियो आप तक जो पहुँचती रहेगी। मेरे हिसाब से जो आपके लिए बेहतर अच्छे नंबर लाने के लिए ज़रूरत होगी वो हर आपको चीज़ें समय समय पर मिलती रहेगी। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। चलिए, अध्याय नंबर 10 आपका प्रारंभ हो चुका था। इसकी पहली वीडियो आप तक जो पहुंच चुकी है। आज भाग दूसरा पहुंचने वाला है और इस भाग में हम बात करने वाले हैं कंगारू की। जी हाँ, कंगारू जिस देश का राष्ट्रीय पशु है उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हम पूरे महाद्वीप की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, और जिसमें 80% भाग ऑस्ट्रेलिया देश का ही आता है। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया देश भी है। तो ऑस्ट्रेलिया ब्लू वाला जो है, सॉरी येलो वाला, ये पूरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश पड़ता है तस्मानिया के साथ। ये टापू तस्मानिया का नाम है। ठीक है जी। तो आज हम इस दूसरे भाग में क्या पढ़ने वाले हैं? आधा शेष जो है रह गया है ये लेसन। नंबर एक, मूल निवासियों की बेदखली। ये मूल निवासी कहाँ के? उत्तरी अमेरिका के। जो कल वाला जो पार्ट है उसका कुछ शेष भाग बच गया है। तो वहाँ के जो मूल निवासी थे यूरोपवासी ने उनके साथ कैसे किया, उनकी बेदखली जमीनों से कैसे करी। नंबर एक, गोल्ड रश क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके परिणाम क्या थे। ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक स्थिति, ऑस्ट्रेलिया का भौगोलिक स्थिति क्या है, खासतौर पर ये ऑस्ट्रेलिया देश की हम बात करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज कब और किसने करी वो भी बात करेंगे और महत्वपूर्ण तिथियां जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन भाग एक को अगर आपने अच्छे से समझा होगा, सुना होगा, तो आपको ये 11 प्रश्न के उत्तर भी आते होंगे और इसी पर मैं ये समझूंगा कि अगर 11 में से अधिकतर प्रश्न के उत्तर आप दे पाएंगे तो मैं अपने को भी खुश नसीब समझूंगा, मैंने अच्छे से पढ़ाया। और ये भी सोचूंगा कि ये भी अच्छी बात होगी कि ये समझ आए कि आपका भविष्य भी उज्जवल है। चलिए, पहला प्रश्न आपसे ये रहा। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीपीय उत्तरी ध्रुव से लेकर, मैंने कहा था उत्तर में ध्रुवीय से लेकर, ध्रुव से लेकर नीचे कौन सी रेखा थी जहां तक वो फैला हुआ था? बिल्कुल सही कहा, जिसे कहा था ट्रॉपिक कैंसर और कहा जाता है कर्क रेखा, हिंदी में कर्क रेखा। और इसी तरह से प्रशांत महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर आता था और जो पूर्व में आता था उसका नाम है अटलांटिक महासागर या अटलांटिक ओशन। बिल्कुल सही कहा। अगला क्वेश्चन, इसके पश्चिम क्षेत्र में डैश और डैश मरुस्थल। अमेरिका के पश्चिम क्षेत्र में क्या पढ़ते हैं? मरुस्थली। और दो मरुस्थलों के नाम मैंने कल आपको बताए थे। एक का नाम था अरिजोना और दूसरा था नेवाडा। अरिजोना और नेवाडा। तीसरा, उत्तरी अमेरिका के सबसे प्रथम निवासी जो है वो 30,000 वर्ष पहले आए थे। कहाँ से आए थे? जलडमरू के रास्ते थे और इसको कहा जाता है, जलडमरू तो हम कहते हैं लेकिन सही मायने में क्या जाता है? बेरिंग स्ट्रेट्स। क्या नाम था? बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले हुए भू सेतु से, भूमि सेतु से आए थे। याद रखना, भूमि सेतु से रास्ते से डैश से आए थे। कहाँ से आए थे भाई? ये एशिया महाद्वीप, हमारे महाद्वीप से साइबेरिया से होकर अलास्का में जाकर ये पहुंचे थे, कल हमने पढ़ा था। चौथा था, कनाडा के डैश प्रदेश में वन है। कितने प्रतिशत? यस, 40%। बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट, अमेरिका में मिलने वाले सबसे पुराने मानव कृति जिसका नाम था एक तीर की नोक। ये कितने वर्ष पुरानी? ठीक कह दिया भाई, 11,000 वर्ष पूर्व। बिल्कुल सही, अच्छे से पढ़ा है। यूरोपीय लोगों ने वहां के मूल निवासियों से डैश की आदत ग्रहण की। किस चीज की आदत? देखिए, कुछ आदत उन्होंने दी, शराब पीने की। बिल्कुल ठीक कहा, तंबाकू। बिल्कुल, तंबाकू की आदत उन्होंने ग्रहण करी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांस से कौन सा प्रदेश लिया 1823 में? ठीक कहा, लुसियाना प्रांत को खरीदा था। और इसी तरह से रूस से क्या लिया था? अलास्का। बिल्कुल ठीक कहा। और जैसे जैसे पश्चिमी सीमा आगे बढ़ती चली गई, खिसकती चली गई, और उस सीमा को कहा जाता था फ्रंटियर। बिल्कुल ठीक कहा। 1808 ईस्वी से लेकर 1865 ईस्वी में अमेरिका में दास प्रथा को लेकर जो है गृह युद्ध हुआ। लेकिन कौन से राज्यों के बीच में? उत्तरी और दक्षिणी या पूर्वी पश्चिमी? ठीक कहा, उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच में भयंकर गृह युद्ध हुआ था। और
10वां है डैश इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत हुआ 1865 ईस्वी में। और इस प्रथा के अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन। बिल्कुल सही कहा, उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका अदा करी दास प्रथा को अंत में। चलिए जी, आपने अच्छे से समझा, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात रह गई थी और उसमें हमने कर रहे थे कि जो वहाँ के मूल निवासी थे उनकी बेदखली किस तरह से की गई। ये कहता है जैसे जैसे यूरोपवासी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने पांव जो पसार रहे थे, वहाँ ज़मीनें खरीद रहे थे, वैसे वैसे जो वहाँ के जो मूल निवासी थे जो सदा से वहीं रह रहे थे उनको पीछे हटना पड़ा, पीछे की तरफ जो वो जाना पड़ा, पूरब से पश्चिम की तरफ उनको खदेड़ा गया। पूर्व से पश्चिम की ही तरफ क्यों? क्योंकि इस तरफ को सबसे पहले आया था और ये ज़मीन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाले हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट है इस देश का। और इस तरफ को अगर जाएंगे तो यह मरुस्थली हिस्सा पड़ता है। और मैंने बताया था कल, आपको बताया था ना कि ये वाला हिस्से में अरिजोना और नेवाडा के जो है वो मरुस्थल आते हैं, तो ये जमीन ज़्यादा जो कृषि के लिए योग्य नहीं है, तो यहाँ से उनको खदेड़ा जा रहा था। ठीक है, अब इसके बेदखली देखिए, ये जो रूपवासी है ये बेदखली के ढंग क्या अपनाए इनको, क्या इन लोगों को जो वहाँ के मूल निवासी थे उनको हटाने के लिए क्या क्या ढंग अपनाए। नंबर 1, हटने के लिए प्रेरित करना। प्रेरणा क्या होती है? एक प्रेरित होता है कि एक तो प्रेरणा होती है कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप इस तरफ को जाएंगे, इस तरह से प्रेरित करना, या फिर आंखें दिखाना, या फिर गाली गलौज करना, अरे खतर इन लोगों से दूर रहना। ठीक है, तो इस तरह से प्रेरित करना। और ये प्रेरित इसको भी कहा जाता है कि आप इतने तंग कर दो उनको कि वो फांसी लगा दे या भागने पर विवश हो जाए, तो ये इस तरह की प्रेरणा रहती थी। दूसरा, पीछे ना हटने की दिशा में धमकाना, कोई ना हटे तो फिर उनको धमकाना कि निकल जाओ भाई, नहीं तो हम तुम्हारे को खत्म कर देंगे बंदूक दिखाकर, है ना। तो इस तरह से धमकाकर उनको हटाया गया। तीसरा, कम मूल्य पर जमीन खरीदना। ऐसा होता है ना, गरीब आदमी जो होता है ना उसके साथ हम बड़ा तोल मोल करते हैं। आपने भी देखा होगा, हमेशा गाड़ी से उतरता हुआ आदमी लंबी लंबी गाड़ी से अगर वो कोई सब्जी खरीद रहा होगा गरीब आदमी, तो वहाँ भी 4-5 रुपये उससे कम करवा ही देता है, क्योंकि वो उसको मालूम है गरीब आदमी क्या करेगा बेचारा। ज़्यादा सारे बोलेगा बाबूजी दे दीजिए, बहुत मेहनत करना पड़ती है। वो बोलेगा नहीं नहीं यार कमाल करते हो, उसने तो भाई मेरे को कम दिया था, तू क्या ज़्यादा लगेगा, कोई नहीं बाबूजी दे दीजिए। तो ये जो कम मूल्य पर जमीन लेना, कौन ठगा जाता है? तो वहाँ के आदिवासी को ठगा गया, उनकी जमीनें कम मूल्य पर खरीदी गई। चौथा, ये है तरीके। चौथा है धोखे से अधिक भूमि हड़प लेना। खरीदी थी 1 बीघा और ले ली 5 बीघा। अब गरीब आदमी उसको बड़ा पता है कितनी जमीन है, तो इस तरह से एक छोटे से, जैसे भारतवर्ष में किसी ने जो है किसी से 50 रुपये उधार लिए और सूद पे सूद देता चला गया, 50 रुपये जो है बन गए 5000। तो गरीब आदमी को हर कोई लूटता है। तो ठीक उसी प्रकार से इन लोगों के साथ 4 तरह तरीके अपनाए गए इन जमीनों को हड़पने के लिए। दूसरा आता है चिरोकियों के प्रति अन्याय, कि ठीक है यहाँ पर लगता है कि इन लोगों की ये है, लेकिन जिन लोगों ने इन लोगों का साथ दिया है ना, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा है इतिहास में, इनके अमेरिका के इतिहास में, कि जब यूरोपीय लोग इनके पास आए तो इन्होंने इनका स्वागत किया, भाई रिस्पेक्ट थी, उनको आदर दिया, और उनको जो है जो भी समस्याएं हुई वहाँ ठहरते में उसको जो उन्होंने दूर भी किया, उनकी हेल्प की, सहायता की, उनके काम किए। लेकिन देखिए इनका जो व्यवहार, चिरोकी लोगों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि जो चिरोकी लोग थे वो जॉर्जिया का, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका जो जॉर्जिया प्रांत है, तो इस जॉर्जिया वाले क्षेत्र के ऊपर जो है ये चिरोकी लोग जो है रहते थे। ठीक है, और ये चिरोकी लोग क्या थे? ये बहुत सभ्य लोग थे। कुछ असभ्य हो सकते हैं। असभ्य हम किसको कहेंगे भाई? असभ्य का मतलब जो हमारे तौर तरीके से अलग रहता है ना, उसको असभ्य कहा जाता है। हिंदुस्तान में अगर भारतवर्ष में बात करें तो भारतवर्ष में उन लोगों को जो मूल निवासी हैं उनको राक्षस कहा जाता है, ग्रंथों में ये लिखा गया है, और राक्षस हैं। जबकि राक्षस का मतलब है कि सिंह, मतलब उनका रहना सहना भाई वैसे ही था। तो ठीक उसी प्रकार से हर जगह इसी प्रकार की कहानियां अमेरिका में क्या है कि भाई जो चिरोकी, वो लोग जिन्होंने इनकी सभ्यता को अपना लिया, अंग्रेजों ने अंग्रेजी बोलते थे, उनको अंग्रेजी भी सीखना शुरू कर दिया चिरोकियों ने। इसके अलावा उनकी जीवन शैली में जैसे वस्त्र पहनने लगे, वो वस्त्र भी पहनने लगे। लेकिन क्या हुआ? इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। हुआ क्या कि कुछ भले लोग भी होते हैं। तो एक जो न्यायाधीश थे उस समय जिनका नाम था जॉन मार्शल, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मुख्य न्यायाधीश थे, मेन न्यायाधीश थे जॉन मार्शल, वो दयालु आदमी थे, और उन्होंने कहा कि ये जो चिरोकी लोग हैं भाई, ये बहुत अच्छे लोग हैं, और हम फैसला सुनाते हैं कि चिरोकी लोग कैसे हैं, एक विशिष्ट समुदाय है, और विशिष्ट समुदाय को क्या मिलती है? कुछ विशेष जो है उनको अधिकार प्राप्त होते हैं, और दे दिए गए कि तुम्हारे को ये जमीन, अलग कोई भी अधिकार रह सकते थे, स्वतंत्र तौर पर अपने विचारों को, अपनी संस्कृति को चला सकते थे। लेकिन जो है वहाँ के जो राष्ट्रपति थी जिनका नाम था एंड्रू जैक्सन, भाई
जिनको अहंकार था अपना यूरोपीय होना, जिनको यही नहीं लगता कि हम दूसरी ज़मीनों के ऊपर जो है वो अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो इस भाव से थे कि हम ही हैं। तो जो हम ही हैं, जो मैं है, उस वजह से एंड्रयू जैक्सन ने क्या किया भाई, एक फैसला सुनाया कि इनका फैसला नहीं सुनाया, इनकार के जो फैसला था जो सब दिया गया था, जॉन मार्शल ने उसको फैसले को मानने से इनकार कर दिया और सेना भेज दी गई। सेना भेज दी गई किसके? चिरोकियों को हटाने के लिए। तो चिरोकियों को वहाँ से हटाया गया। जो 15,000 चिरोकी थे वहाँ पर, उनको पश्चिम की तरफ, मरुस्थल की तरफ, जो बेकार ज़मीन थी उनकी तरफ जो धकेल दिया गया। अब सोचिए, जब भारत 47 में आज़ाद हुआ तो उन लोगों को, अधिकतर वो लोग मारे गए हैं जो 47 जिन्होंने डिवाइडेशन हुए थे, लेकिन उनके बच्चे अभी भी जो जिंदा हैं। तो उनसे पूछिए कभी कि उन्होंने क्या फेस किया था उस समय, जब उनको कहा गया कि भाई अपना जो कुछ सामान है उठाइए और निकलिए यहाँ से। तो सोचिए, वो घर जिसमें वो छत थी वो तो लेकर नहीं आ सकते थे, वो ज़मीनें जो उनके पास थी वो उनको नहीं ले सकते थे, जो कुछ भी हुआ वो लेते चले गए और बाद में आधे कटे हुए सर उनके मिले। तो सोचिए, ऐसी व्यवस्थाएं जो है रही हैं हर देशों में, इसी तरह की व्यवस्था। तो अमेरिका में भी चिरोकी लोगों को, जिन्होंने एक्सेप्ट किया उनको, फिर भी उनको निकाल दिया गया और 15,000 चिरोकियों में से केवल कुछ ही, केवल चौथाई हिस्सा है, अगर 1 लाख लोग थे तो 1 लाख में से केवल जो है 25,000 व्यक्ति जो है बचे और बाकी 75 लाख लोग जो मारे गए। तो सोचिए, 5,000 के करीब जो लोग बचे, 10,000 लोग जो है ख़त्म कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए, वो मर गए क्योंकि बहुत लंबी यात्रा थी मरुस्थल तक पहुंचने के लिए, उनको खदेड़ा गया, वहाँ से निकाला गया। तो उस व्यवस्था को या उस सफ़र को कहा जाता है आंसुओं की राह। 1 नंबर के लिए प्रश्न भी पूछा जाता है, आंसुओं भरी राह। ठीक है जी। तीसरा था बेदखली का औचित्य। देखिए, बड़े अपने आप को, ये जो लोग थे अहंकारी लोग या दूसरों को जो है वो दबाने वाले लोग, जो वहाँ के मूल निवासी बन चुके हैं, पूरी तरह से बोलते हैं कि हम ही हम हैं। तो वो लोग जो है इनको बेदखली का औचित्य कैसे बताते हैं? देखिए कि भाई वहाँ ये जो मूल निवासी हमने जो खदेड़ दिए ना, निकाल दिए, ये सही किया हमने, अपने आप को सही ठहराते हैं। किन कारणों से? देखिए, पहला क्या देते हैं कि ये मूल निवासी हैं, इनको ज़मीन का ठीक से उपयोग करना नहीं आता है भाई, इसलिए हमने इनको निकाल दिया। निकलिए तुम लोग, तुम्हारे को तो आता ही नहीं काम करना, निकालो इनको। दूसरा ये कहते हैं बहुत आलसी लोग हैं। अरे आलसी लोग कमाल करते हैं, वो लोग जो अपनी ज़मीन में रहकर केवल अपने बारे में, अपना निर्वाह के लिए कृषि करते हैं, किसी लालच की दृष्टि से बेचने के लिए नहीं करते हैं, तो उनको आप कहते हैं आलसी। ठीक है, तो दूसरा कारण बोला भाई आलसी लोग, इसके लिए उनको हटा दीजिए। तीसरा बोला उन्होंने अंग्रेजी नहीं सीखते हैं और ढंग के वस्त्र नहीं पहनते। भाई चिरोकी जो लोग थे उन्होंने तो आपके वस्त्र भी पहन लिए थे और उन्होंने अंग्रेजी सीखना भी प्रारंभ कर दिया था, तो तब भी आपने उनको निकाल दिया, है ना, तब भी उनको बेदखल कर दिया गया। तो इस तरह के जो बेदखली का औचित्य ठहराना कि ये मूर्खतापूर्ण है। चौथा क्या बोलते हैं कि ये तो मर खपने के ही योग्य है, मरने दीजिए इनको, इसके के ही योग्य है। ये हर देश में इसी प्रकार की स्थिति है। हमारे देश में भी अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, आज भी अगर कोई गरीब जो है किसी भी ब्राह्मण से के पास जाए तो अधिकतर यही आपको सुनने मिलेगा, भाई ये तेरे पिछले जन्मों के कर्म है और उसकी वजह से तुम गरीब हो, है ना। तो ये तरीके हैं, ढंग हैं एक तरह से जो है दूसरों को एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए। तो यही तरीका देखिए अमेरिका में भी जो है किसी समय रहा था, लेकिन अमेरिका का इतिहास में आपको आगे भी बताने वाला हूँ कि कितने वर्षों में अमेरिका ने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया था और आज हम इतने 70 वर्षों के पश्चात भी उतने स्ट्रांग नहीं बन पाए हैं। रिजर्वेंस देखिए, ये भी पूछा जाता है, 3 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाता है। क्या रिजर्वेंस क्या है? रिजर्वेंस क्या? मूल निवासियों को जब पश्चिम की तरफ जो है मरुस्थल की तरफ जो धकेला जा रहा था, तो उनको उन जगह के ऊपर जो कुछ ज़मीनें जो है भूखंपड़ ऐसे इलाके थे जहाँ पर कुछ नहीं उगता था, उन ज़मीनों के मालिक जो बना लिया, स्थायी तौर पर नहीं, कहने के लिए कि स्थायी तौर पर तुम्हें ये ज़मीन दे दी गई, भाई यहाँ रहो, तुम यहीं बसो। लेकिन उनको यह कह दिया गया कि अगर आपके ज़मीन के नीचे शीशा होगा, सोना होगा, तेल होगा, अन्य खनिज पदार्थ अगर कहीं मिले तो उस जगह से फिर से आपको निकाल दिया, बेदखल कर दिया जाएगा। और मूल निवासी जो है अब क्या थे, छोटे से क्षेत्र में जो है उनको कैद कर दिया गया और इन्हें छोटे छोटे जो क्षेत्र जहाँ पर वो रहते थे उन्हें कहा जाता था रिजर्वेंस। ठीक है, उन्हें कहा जाता रिजर्वेंस। तो रिजर्वेंस की अगर छोटी सी परिभाषा अगर आपको देनी हो तो क्या बोलेंगे कि रिजर्वेंस पर आए ऐसी जमीनें होती थी जिनके साथ उनका पहले से कोई संबंध नहीं होता था।
जहाँ वो रह रहे थे वहाँ से तो उनको निकाल दिया, उपजाऊ वाली ज़मीनों से उनको खदेड़ दिया गया। तो ये वो क्षेत्र थे जहाँ पर उनका पहले से कोई संबंध नहीं था, जन्म में कहीं और थे और उनको खदेड़ दिया उस जगह पे। पांचवा था मूल निवासियों का प्रतिरोध, कि सोचते होंगे ना आप लोग कि वो क्या ऐसे ही हट गए, उनके पास क्या कुछ नहीं था। तो भाई ऐसा नहीं था, उनका जो मूल निवासी थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके जो लड़ना भी सीख लिया था, आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने विरोध भी करना भी सीख लिया था। देखिए शांति प्रिय लोग जो है होते हैं ना, वो कुछ समय तक लिए बिल्कुल शांत रहते हैं, शांत रहते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद तो उठता ही आदमी। वो उठे, उन्होंने विद्रोह भी किया, लड़ाइयाँ भी लड़ी, लेकिन सोचिए उनके पास क्या हथियार, उनके पास क्या, वो आधुनिक हथियारों से लड़ने वाले, उनके पास प्राचीन हथियार, तो कब तक कर पाते। वो बहुसंख्या में हो गए, वो अल्पसंख्या में हो गए, बहुत लोग मारे गए। तो इस प्रकार से वो नहीं कर सके। 1865 लेकर 1890 तक उन्होंने विद्रोह तो किया, लेकिन उनका दमन कर दिया गया और इस प्रकार से उनकी पराजय हुई। ठीक है, 1865 लेकर 1890। क्लियर हो गया। तो मूल निवासियों का प्रतिरोध। फिर आता है गोल्ड रश, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है भाई, 1840 ईस्वी में जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया जो प्रांत है, यहाँ देखेंगे ये कैलिफोर्निया प्रांत है, इस जगह पर जो है सोने के चिन्ह जो है प्राप्त हुए। यूरोपीय लोग क्यों आए थे अमेरिका में? सोना प्राप्त करने के लिए, गोल्ड चाहिए, जमीनें चाहिए। तो भाई ये जो गोल्ड था, सोने थी, इसकी लालसा में जो भारतवर्ष में भी पहुंचे थे। तो भाई ये जो गोल्ड था, इसके चिन्ह मिले 1840 में, कहाँ? कैलिफोर्निया में। और ये जो खबर थी पूरे यूरोप में फैल गई। अब यूरोप के जो लोग थे उनकी दौड़ लगी, बहुत सारे आपाधापी लगी कि चलो अमेरिका अब तो सोना प्राप्त करना है। और इसी आपाधापी को जो है कहा गया, क्या कहा गया? इसी आपाधापी को कहा गया क्या? गोल्ड रश के नाम से जाना जाता। और इसमें बहुत सारी चीजें हुई, केवल वो लोग पहुंचे नहीं, उन्होंने वहां पर बहुत सारे कार्य किए। देखिए वहां पहुंचने के लिए जो है आपको यातायात का साधन चाहिए थे, सड़कें चाहिए थी, रेलवे चाहिए थी। और इससे क्या हुआ, वहां पर उद्योग स्थापित हुए। जहां जहां जो है आपने देखा होगा, जहां जहां सड़कें जाती हैं वहां वहां उद्योग भी पीछे पीछे आ जाते हैं। तो इससे क्या क्या परिणाम हुए? नंबर एक, यातायात के साधनों तथा उद्योगों में विकास हुआ। अमेरिका की बात करें तो 1870 ईस्वी में जो है वो रेलवे लाइनें वहाँ बिछाई गई धड़ाधड़ करके। 1885 ईस्वी में कनाडा में बिछाई गई। और इससे क्या हुआ, आना जाना सरल हुआ, जो सामान को इधर उधर ला जाना ईजी हुआ। तो उससे क्या हुआ, उद्योगों का जो है वो विकास हुआ, उद्योग लगे। और 1890 के तक आते आते, देखिए मैंने कहा था ना अमेरिका के इतिहास पढ़िए जरा, कि 1876 ईस्वी में जो है पहला जो है विद्रोह हुआ था, 13 कॉलोनी आज़ाद हुई थी आपके ब्रिटेन से। और फिर आस्ता आस्ता करके जो है ये 92 तक जो है पूरा जो है अमेरिका बन चुका था। लेकिन भाई साथ साथ क्या हो रहा था, साथ साथ विकास भी हो रहा था, जुड़ भी रहा था, अमेरिका का भूभाग बढ़ भी रहा था, और साथ साथ में वहां के लोग विकास भी कर रहे थे, औद्योगिकरण हो रहा था, आपकी कृषि में विकास हो रहा था। 1890 तक जो है, 1890 जो जंगली भैंसे होते जिन्हें बाइसन कहा जाता था, उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। कहाँ? जिन जमीनों पर कृषि करते थे, और पूरी तरह से उनको हटाकर अब वो जंगलों में शेष बचे थे। तो इस प्रकार से कृषि योग्य भूमि में बड़े बड़े फार्म बनाए गए। और 1892 तक जो है जो महाद्वीपीय विस्तार था वो फ्रंटियर्स खत्म हो चुका था। जितने भी जो दो तरह की समस्या वहां पर थी, एक तो जंगली भैंसों को वहां से ले खत्म करना और वहां के मूल निवासियों को बेदखल करना, ये सारा काम जो है 1892 तक हो चुके थे। और साथ में प्रोग्रेस भी कर रहा था अमेरिका। तो 1898 में 98 तक जो है उसके उपनिवेश भी बन चुके थे। फिलीपींस और हवाई द्वीप के ऊपर उन्होंने कब्जा भी कर लिया। तो इतना बड़ा ये जो देश था इतना विस्तृत भी होता चला गया और ताकतवर भी होता चला गया। केवल मात्र 16 से 20 वर्षों में ही, सोचिए, केवल मात्र 16 से 20 वर्षों में ही ये जो देश था इतनी तरक्की कर ली थी। आज़ादी के पश्चात की बात मैं कर रहा हूँ। तो मात्र 20 वर्ष में हम आज आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं। तो सोचिए, अपने इतिहास को कंपेयर कीजिए। तो ये पढ़ लिया हमने अमेरिका का पूरी तरह से। अब आता है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की ही तरह ऑस्ट्रेलिया में भी जो है मानव विकास का इतिहास बहुत लंबा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव का जो आगमन है वो कब हुआ। उत्तरी अमेरिका में हुआ 30,000, यहाँ पर है 40,000 वर्ष पहले जो यहाँ पर आरंभ हुआ। और इन लोगों को कहा जाता है अबोरिजिनस। क्या कहा जाता है? अबोरिजिनस। ये शब्द आपने याद रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया में जब ये आए थे तो किस रास्ते से होकर आए थे? ये वो रास्ता था, जमीनी रास्ता, भू सेतु रास्ता था, जमीन के रास्ते शायद सेतु की तरह। तो आप देख सकते हैं यहीं से न्यू गिनी, पपुआ, जहाँ पर प्रधानमंत्री
हमारे हाल ही में गए थे और वहाँ के प्रधानमंत्री उनके जो है पाँव भी छुए थे इसी जगह के ऊपर। तो इसी रास्ते से ये एशिया से आए थे, न्यू गिनी के रास्ते से जो है ऑस्ट्रेलिया में आए थे। कब? 40,000 वर्ष पूर्व। क्लियर हो गया। अब यहाँ 18वीं शताब्दी की बात करते हैं। 18वीं शताब्दी में यहाँ पर जो है कि अंतिम वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे वो उनके जो समुदाय थे, अलग अलग जो कबीले थे, वो कितने 350 से लेकर 370 समुदाय जो उस समय हुआ करते थे, इतने बड़े समुदाय। और सोचिए उस समय कितनी भाषाएं बोली जाती होगी, क्योंकि जो विविधता वाला देश है, जैसे अगर हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो बहुत सारी भाषा। अगर हिमाचल की बात कीजिए, देखिए कुल्लू में कुल्लू बोली जाती है, यहाँ मंडी है, मंडी में जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज ही देख लिए भाषा। तो उस समय अगर आज भी अगर हम कुल्लू में जाएंगे तो कुल्लू में भी आपको कुल्लू का जो उत्तरी वाला हिस्सा वहाँ पर शब्द कुछ अलग ही आपको देखने को मिलेगा। किसके कारण होता है? ये होता है विविधता के कारण, आपके भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कटे फटे होने के कारण। कई बार नदियाँ आपको अलग कर देती है, तो उस नदी के पार कुछ और ही संस्कृति जो है पैदा हुई, भाषा कुछ अलग हुई। तो 200 भाषाएं आज भी बोली जाती हैं, आज भी ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती हैं। तो सोचिए कितनी विविधता रही होगी ऑस्ट्रेलिया में। एक और दूसरे समुदाय के जो लोग जिनका नाम आना चाहिए यहाँ पर, और वो है जो प्राचीन समय से जो उस समय में रह रहे हैं, उनका नाम है टॉरस स्ट्रेट टापूवासी। टॉरस स्ट्रेट टापूवासी, देखिए यहाँ न्यू गिनी से और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सेतु था, वहाँ पर अब सेतु तो नहीं है, लेकिन टापू बचे। जो उथली जगह थी ना, सेतु की जो उथली उथली जगह थी, पहाड़ थे, वो बचे हैं, टापू टापू बचे। तो उन टापुओं में जो है जो रहने वाले लोग हैं उनको कहा जाता है टॉरस स्ट्रेट टापूवासी। ठीक है, इनको अबॉरिजिनिस नहीं कहा जाता है, ये भी उतने ही पुराने, लेकिन इनको अबॉरिजिनिस नहीं कहा जाता। अबॉरिजिनिस वो जो बाहर से आए व्यक्ति, उनको कहा गया 40,000। लेकिन कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जो वहाँ के स्थानीय, जिनको कहा जाता है टॉरस स्ट्रेट टापूवासी। हो गया। अब आता है ऑस्ट्रेलिया की खोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हमने अभी गोल्ड रश के बारे में चर्चा की, उतना ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 3 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना पड़ेंगे। एक तो 1606 ईस्वी में आए डच यात्री विलियम्स जोन्स, फिर 1642 ईस्वी में आए डच नाविक जिनका नाम था जे तस्मान, और 1770 ईस्वी में आए नाविक जेम्स कुक, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो डच यात्री आए पहले 2। तो 70 ईस्वी तक जो ऑस्ट्रेलिया था वह, उसके ऊपर किसी ने कब्जा नहीं किया, मतलब उपनिवेश स्थापित नहीं किया। लेकिन खोज की बात जहां तक आती है 1606 ईस्वी में, जब डच यात्री विलियम्स जॉन जो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, वो सफल हुए थे। उसके पश्चात ही 1642 ईस्वी में एक नए और डच यात्री आए जिनका नाम था एजे तस्मान। जिस टापू के ऊपर आने में सबसे पहले सफल हुए थे उसका नाम है आज की डेट में तस्मानिया। उनके नाम पे ही एजे तस्मान था, तो तस्मान के नाम पर उनका नाम पड़ा तस्मानिया। ये द्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया का ही एक हिस्सा है, तस्मानिया। तो यहाँ इन्होंने पहले जो है सबसे पहले इस द्वीप की खोज करी, ये है। और उसके पश्चात उसी ही वर्ष में 1642 ईस्वी में ही उन्होंने एक और देश, जो टापू देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड, इस देश की भी खोज उन्होंने कर ली थी। तो किसकी बात करी? एजे तस्मान की। फिर क्या हुआ कि बहुत लंबे समय तक 1770 ईस्वी तक जो है किसी और यात्री ने यहाँ पर यात्रा नहीं करी, और 1770 ईस्वी के पश्चात ही आए तो गए होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि कोई किसी प्रकार का जो है वो उपनिवेश स्थापित नहीं हुआ इस समय तक। 1770 इंग्लैंड से एक प्रसिद्ध नाविक गए जेम्स कुक, ये इनका फोटो है। जेम्स कुक जो है गए 1770 ईस्वी में, और एक छोटे से टापू जिसका नाम था बॉटनी बे, क्या नाम था? बॉटनी बे। यहाँ पहुँचने में वो सफल हुए, और उसने इस टापू का जो नाम रखा, यहाँ पे है बॉटनी बे, यहाँ छोटा सा टापू था, और यहाँ पे उसमें पहुंचने में सफल हुए, और यहीं से वो आगे बढ़े और इस पूरे क्षेत्र के ऊपर उन्होंने अधिकार कर लिया। अधिकार नहीं, खोज लिया पूरी तरह से। लगभग 180 स्थानों को उन्होंने खोजा था, और उनके नाम भी दिए थे, और मानचित्र भी तैयार किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स कुक के द्वारा। और इसी को कहा जाता है न्यू साउथ वेल्स कहा जाता है। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स। तो यहाँ पर जो है अब इस जगह के इस्तेमाल जो है, जो ब्रिटेन लोग थे वो क्या करते थे कि अपने देश में जितने भी अपराधी लोग होते थे उनको सजा देकर यहाँ सिडनी भेजा जाता था। क्योंकि सिडनी जो है एक जगह, बस्ती जो स्थापित की गई थी, पहली बस्ती 1788 ईस्वी में प्रथम बस्ती स्थापित की गई सिडनी में। किन के लिए?
अपराधियों के लिए निकाले गए जो अपराधी थे। देखिए ये टापू का देश है ना, तो यहाँ से कहाँ भागेंगे, कहाँ आएंगे वापस फिर से इंग्लैंड, तो भाई यहाँ सजा देकर हमेशा के लिए यहाँ कर। भारतवर्ष में भी ऐसे दिया जाता था, अंग्रेजों ने कहाँ भेजते थे उनको, अंग्रेज लोग जो है बड़े चालाक आदमी थे, तो ऐसे लोगों को कहाँ भेजते, काले पानी की सजा। और कहाँ था काला पानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ठीक उसी प्रकार से ये सिडनी में भेजते थे, काला पानी कहाँ था, इनका सिडनी था। क्लियर हो गया जी। अब इसलिए मान लीजिए कि ऐसे लोगों का समूह ही जो परमानेंट वहीं पे रहा, वहीं बस के, और वहीं उन लोगों के साथ उन्होंने शादियां करी, और उस प्रकार से उनकी जो संतानें उतनी ही एग्रेसिव हैं, उसी वजह से ऐसा माना जाता है। और देखना अपने क्रिकेट टीम वहाँ की, है ना। अब चलते हैं, ये तो होगी खोज। अब आता है मूल निवासी जो वहाँ के थे ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या रवैया अपनाया इन यूरोप वासियों ने, खासतौर ब्रिटेन के लोगों ने। ये कहता है जैसे ठीक उसी प्रकार से यूरोप इन्होंने जो बाहर से आए लोग थे, ठीक गर्मजोशी का स्वागत किया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की तरह बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया, उनकी सहायता भी करी, लेकिन मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित हुए। लेकिन एक घटना घटी 1779 ईस्वी में, जिन्होंने ब्रिटेन के जो निवासी जिन्होंने खोज करी थी ऑस्ट्रेलिया की, जेम्स कुक, उनकी हवाई में जो है वो आदिवासियों ने हत्या कर दी, है ना, मार दिया उनको। और इस घटना के कारण अब यूरोपियों के बीच में और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके बीच में जो है जो मैत्रीपूर्ण संबंध था वो समाप्त हो गया। और इस प्रकार से अब उन्होंने वही रवैया स्थापित किया जो उत्तरी अमेरिका अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया। उनको पीछे धकेला गया, उनकी ज़मीन से निकाला गया और उन क्षेत्रों के ऊपर कब्जा जो है वो शुरू कर दिया। अब वहाँ पे जो उन्होंने बस्तियाँ स्थापित करी, उन बस्तियों में काम करने वाले लोग थे वो थे चीनी अप्रवासी। चीनी अप्रवासी चीन में, क्योंकि देखिए चीन में बहुत लोग, जो जनसंख्या बहुत संख्या में लोग रह रहे थे, और वहाँ पे जो श्रम था वो सस्ता था। ज़्यादा लोग होंगे तो श्रम क्या होगा, सस्ता होगा। तो सस्ते श्रम के लिए जो बहुत सारे चीनी लोगों को जो है बुलाया जाता था ऑस्ट्रेलिया में, और उनसे काम जो है लेते थे गोरे लोग। तो चीनी अप्रवासियों का सहारा लिया गया काम के लिए। धीरे धीरे इनकी जो संख्या थी वो बहुत बढ़ती गई, तो गोरे लोगों से इनको जो है वो डर लगने लगा, वो घबरा गए। तो इस खतरे को भांपने के लिए, इस खतरे से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया, 1774 इसमें एक नई नीति अपनाई, जिसके तहत जो है अब ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया गया कि चीनी अप्रवासियों को नहीं लाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये है चीनी अप्रवासियों के बारे में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इन नंबर के लिए ये आप बता सकते हैं। फिर आज जाती है उनकी राजधानी की स्थापना। भारतवर्ष में राजधानी जो है दिल्ली जो है, आपको याद होगा 1911 ईस्वी में ही जो राजधानी थी वो बम्बई से कर दी गई थी दिल्ली, याद रखना, ठीक है। तो 1911 ईस्वी में भी ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने, अंग्रेजों ने जो है राजधानी जो है वो बनाई थी, जिसका नाम था कैनबरा, जो आज भी है कैनबरा। और कैनबरा एक स्थानीय शब्द है जिसका नाम है कैम्बरा से बना था, कैम्बरा। तो कैम्बरा का जो अर्थ है वो क्या है, सभा स्थल। तो इसका मीनिंग भी यहाँ पर दिया गया है, एक एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कुछ चीज़ें छूट गई हैं, कुछ शब्द जो परिभाषित कर रहा हूँ फिर से। सेटलर, ये आपको समझ आया सेटलर क्या है। सेटलर होता है कि जब किसी देश के लोग किसी दूसरे देश में जाकर जो है वो आबाद होते थे, बस जाते थे, हमेशा के लिए रह जाते थे, उस व्यवस्था को कहा जाता था सेटलर। जैसे उदाहरण दिया गया है कि डच लोग कहाँ चले गए, दक्षिणी अफ्रीका गए और वहीं बस गए। आयरलैंड और न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश लोग चले गए और वहीं बस गए, है ना, ऐसा हुआ ना। तो अमेरिका में जो है यूरोपीय लोग आए और वहीं बस के रह गए। तो इन सबको क्या कहा जाएगा, सेटलर के कहा जाएगा, सेटलर। फिर दूसरा था नेटिव। नेटिव का जैसे मेरा नेटिव है, नेटिव का मतलब मेरा जन्म स्थान भी वही है और वहीं मैं रह रहा हूँ। तो जो अपने वर्तमान निवास स्थान में ही पैदा हुआ और वहीं रह रहा है, तो उसे या मतलब जो मूल निवासी उनको हम कहेंगे नेटिव। क्लियर होगा, मूल निवासी को क्या बोलेंगे, नेटिव। एक वेमपुट बेल्ट है। वेमपुट बेल्ट देखने में ऐसे जो सीपियों से बनी होती है, और कौन बनाते हैं इनको, यही आदिवासी लोग इनको बनाते थे। तो उत्तरी अमेरिका में जो वेमपुट बेल्ट थी वो उनको उपहार के तौर पर दी जाती थी, उपहार के तौर पर। जब कभी किसी के साथ कोई समझौता करना होता था तो स्थानीय कबीले जब आपस में इसी बेल्ट का आदान प्रदान करते थे और इसका देना माना जाता था कि उनके साथ जो है समझौता हो गया है, ये उपहार के तौर पर दी जाती। तो बेमपुम बेल्ट याद रखना। आ गया था रेड इंडियंस। ये भी आपको शब्द पहले भी सुना है। रेड इंडियंस जब जो है अमेरिका की खोज की गई 1492 ईस्वी में, किसके द्वारा, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। तो जब वो वहाँ पर किसके लिए गया था, वो भारतवर्ष की खोज के लिए गया था। तो उसने सोचा ये भारतवर्ष पहुँच गया, मैं भारतवर्ष को इंडिया कहते थे ना, तो इंडिया के नाम पर ही उन्होंने क्या कहा, उनको कहा क्या कहा, रेड इंडियंस। रेड इंडियन देखने में क्योंकि रेड थे, क्योंकि ये थोड़ा टुंड्रा वाला प्रदेश है जहाँ पर जो है इनकी
जो चमड़ी है वो लाल, ठंड है ज़्यादा होती है और इसके कारण इनकी जो चमड़ी है वो रेड दिखती है इस तरह से, तो इसलिए इनको कहा गया रेड इंडियंस। तो रेड इंडियन क्या हुआ, अमेरिका के गेहूं वर्ण के जो लोग थे जिनके निवास स्थान को क्या कहते थे, कोलंबस ने क्या कहा, गलती से भारत समझा और इस प्रकार से इनको कहा गया रेड इंडियंस। तो ये है रेड इंडियन। इसके पश्चात जो है बहुत सारी डेट्स आपकी किताब में आपको मिलेगी। जो ग्रीन सी है लाइन्स है जो हमने पढ़ा है वो मैंने ग्रीन से कर दिए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी बहुत बहुत ये इम्पॉर्टेंट है। अंत में मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा आज का विचार लेकर आया हूँ, उसे ज़रूर समझ लेना कि दूसरों के लिए दिल से दुआ करने की आदत डालो। दूसरों के लिए दिल से दुआ करने की आदत डालो, तुम्हें अपने लिए मांगने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान आपको डट कर देगा, खूब देगा। इस चीज़ को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, देखना ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाती है। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ नया होने लगा, बहुत कुछ अच्छा होने लगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।